हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर नीट। मैं लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि अगर मैं बॉडी को चार्ज करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। फ्रिक्शन के थ्रू कर सकता हूं, मैं चार्ज को इंड्यूस करवा सकता हूं बॉडी को बिना टच किए, मैं कंडक्शन के थ्रू बॉडीज को, अगर मैं दो बॉडीज को एक साथ रख दूं तो कंडक्शन के थ्रू भी जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो सकता है। दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए थे। नाउ कंटिन्यूइंग इन दैट पोर्शन ओनली, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, स्टैटिक रुके हुए पॉइंट चार्जेस, मतलब उनका अपना साइज नहीं है कोई। आप ऐसा नहीं है कि कोई स्फेरिकल चार्ज ले लो कि स्फेरिकल सरफेस है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा जिसको पॉइंट ही क्यों लिया हमने। तो स्टैटिक चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों बोला उसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे हैं। तो जब आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे होते हैं और जैसी वो फोर्स इंटरेक्शन आपस में करते हैं, वो जो होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं। और वो कितनी होती है, इसका आंसर हमें दिया कूलम ने इन द फॉर्म ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड एज द कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ की अगर हम बात करें तो कूलम्स लॉ हमें ये बोलता है सबसे पहली बात कि जो चार्जेस है वो कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। क्लियर है। अब वो पॉइंट चार्जेस को कोई ना कोई लाइन ज्वाइन कर रही होगी। इसके नाम मैं दे देता हूं Q1 और Q2। इनके बीच का डिस्टेंस हम लिख लेते हैं R। अब ये जो Q1 और Q2 है, इनका नेचर कुछ भी हो सकता है। दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब ये लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं और अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं। जब ये लाइक हैं तो अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, जब ये अनलाइक है तो अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। जब ये अनलाइक है तब बात करते हैं, मतलब एक प्लस एक माइनस। तो अगर एक प्लस और एक माइनस है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा के। इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा के। अगर ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, रिवर्स में भी ऐसा ही होगा। अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव है, मान लो ये मैं Q बनाता हूं, दिस इज Q1, दिस इज Q2, चाहे दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो इन दोनों को लाइन कौन सी ज्वाइन कर रही है, ये इसको अपने से दूर भेजेगा ऐसे, ये और ये इसको अपने से दूर भेजेगा ऐसे। समझ में आ रही है बात। सो दीज आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। दो टाइप की हो गई, एक अट्रैक्टिव और एक हो गई आपकी रिपल्सिव। क्लियर है। अब ये जो फोर्सेस लगा रहे हैं ये एक दूसरे के ऊपर, ये जो फोर्सेस लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है चार्जेस पे। कैसे, उनके प्रोडक्ट पे, चार्जेस के प्रोडक्ट पे। मींस अगर मैं दोनों चार्जेस को 2 टाइम्स कर दूं, या सपोज करो 10 टाइम्स कर दूं, मैंने इसको भी 10 टाइम्स कर दिया, इसको भी 10 टाइम्स कर दिया, तो फोर्स मेरी 10 + 10 20 टाइम्स नहीं होगी, 10 × 10 100 टाइम्स हो जाएगी। ये मतलब होता है इसका प्रोडक्ट का, इसके प्रोपोर्शनल है। और दूसरा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लगेगी कितनी इस लॉ के हिसाब से, इसको बोला हमने कूलम्स लॉ। आ रही है बात समझ में। और एक जो वर्ड मैं बहुत स्ट्रेस के साथ आपको बोल रहा हूं कि ये स्टैटिक होते हैं, ऑब्वियसली रुके हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं हम, और पॉइंट चार्जेस होते हैं। क्योंकि अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लोगे ना, मान लो मैंने स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चार्ज ले लिया, ऐसे स्फेयर पे चार्ज है, एक ये स्फेयर रखा मैंने और एक ये स्फेयर रखा, तो जब तो ये इंडिविजुअल पड़े हुए थे तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा अपने तरीके से। पर जब मैं इसको एक दूसरे के पास में लेके आऊंगा तो बेटा इनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिगड़ जाएगा। तो एक्चुअली में जो इसका सेंटर है वो यहां पर नहीं रहेगा, सेंटर जहां पे मैं अज्यूम कर सकता हूं कि कोई ना कोई चार्ज, अगर मैं इमेजिनरी पॉइंट मान के चलो, इसका जैसे सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं हम, तो दो मासेस को आसपास लाने पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो चेंज नहीं होता, पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। इसलिए हमारी कंपल्शन है कि हमने क्या लेने हैं, पॉइंट चार्जेस लेने हैं, सो दैट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट चेंज। ये रीजन है कि हमने पॉइंट चार्जेस ही लेने हैं। और ये जो है कि फोर्स लगेगी इतनी है, बताया किसने, कूलम ने, इन द फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। तो कॉपी पेन उठाओ और उसमें आप सबसे पहले अब हेडिंग डालेंगे, दैट इज कूलम्स लॉ।
कूलम्स लॉ। और ये हमें किस चीज के बारे में बताता है? लेट मी राइट इट विद अनदर chalk. The electrostatic force of interaction between two static point charges is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance between them। और ये फोर्स जो है लगती तो इतनी है पर एक्ट कैसे करती है? मान लो एक ये चार्ज और एक ये चार्ज है, इन दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रही है ऐसे, तो जो फोर्स ये लगाएंगे इस लाइन के अलोंग लगाएंगे। जिस लाइन के अलोंग आपकी फोर्स लगती है उसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। कि ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर ऐसे इस लाइन के अलोंग फोर्स लगा रहा है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन बनता है आपका। तो वो लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? वो वाली लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। Force acts along the line joining the two charges। तो कूलम्स लॉ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। जस्ट नोट इट डाउन, फिर मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताता हूं। सो डेफिनेशन वाइज तो हमने लिख लिया। अगेन बेटा माय प्रेफरेंस इज कि आप सभी अपने हाथ से खुद नोट्स बनाएं, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। जब आप लिखते हो किसी चीज को तो ज्यादा अच्छे से याद होती है आपको। ओके, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसे, consider two static point charges Q1 and Q2 placed r distance apart। ओके, तो ये बनाए मैंने यहाँ पे चार्जेस, यहाँ पे बनाया मैंने Q1 और इधर बनाया मैंने Q2। ये लाइन इनको ये लाइन ज्वाइन कर रही है। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये लाइक चार्जेस हैं, लाइक का मतलब समझते हैं आप? सेम नेचर, प्लस प्लस माइनस माइनस, और डिस्टेंस इनके बीच में अगर मैं r मान लूं, तो अब Q2 की बात करते हैं।
Q2 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, Q1। अब क्योंकि लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये ऐसे इस डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो ये है आपकी F फोर्स ऑन टू बाय 1, तो ये डायरेक्शन होने वाली है आपकी फोर्स की। देखो कई बार बुक्स में आपको 1 2 भी लिखा है, ये कन्वेंशन है, सिर्फ जैसा समझ में आता है वैसा लिख लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ऐसे लिखना है। जिसके ऊपर फोर्स लग रही है मैं उसको पहले लिख रहा हूं, फोर्स ऑन टू बाय 1, फोर्स ऑन टू बाय 1। क्लियर है? सिमिलरली यहां पर जो फोर्स लगेगी Q1 पे वो इस डायरेक्शन में लगेगी, इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 बाय 2, फोर्स ऑन 1 बाय 2। समझ में आई बात? सो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगेगी राइट डायरेक्शन में, ऑन 2 बाय 1, यहां पे ऑन 1 बाय 2, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। क्लियर है? तो दूसरा मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैंने दो चार्जेस फिर से बनाए यहां पे, एक है ये और एक चार्ज है मेरे पास ये। दिस इज Q1, दिस इज Q2। इसको लाइन कौन ज्वाइन कर रही है, ये वाली। और ये मैं बोल देता हूं अब डिस्टेंस, तो चलो फिर से इसके बीच में R ही है, और ये है मेरे कैसे, अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब Q1 के ऊपर जो Q2 फोर्स लगाएगा वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे। तो दिस इज फोर्स ऑन 1 बाय 2। सिमिलरली ऐसे फोर्स ऑन 2 बाय 1। तो डायरेक्शन आ रही है आपको समझ में कैसे? और कूलम्स लॉ क्या कहता है, ये जो फोर्सेस लग रही हैं F12 और F21, इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहां पर जो F फाइनली बना आपका, दैट बिकम्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। इसमें K क्या है आपका, दैट इज द कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट इज योर कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये दो नाम होते हैं इसके K के, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जस्ट नोट इट डाउन। तो यहां पे आपने क्या सीखा कि कूलम्स लॉ हमें बताता क्या है, एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट लॉ। इसके बेस पर आगे जब इवॉल्व होंगे आगे कॉन्सेप्ट्स आके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जहां से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं। मैं करवाऊंगा भी आपको जो जो क्वेश्चंस आते हैं। आई बात समझ में? तो अब आपको बहुत ध्यान से सीखना है। नेक्स्ट जो है कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसका वेक्टर फॉर्म भी बना सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अब देखना ध्यान से, यहां पे मैं दो चार्जेस बना रहा हूं यहां पे। दिस इज Q1, दिस इज Q2। अब इनको ले लेते हैं, मान लो चलो इनको लाइक चार्जेस मान लेते हैं। एक वे समझना है हमने इसको डिपिक्ट करने का, बाकी तो आप हर केस के बारे में फिर लिख सकते हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम अज्यूम कर लेंगे, दैट इज R। लाइक चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेंगे। दिस इज फोर्स ऑन 1 बाय 2, वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसे एरो लगाऊंगा इसके ऊपर। यहां पे क्या है, फोर्स ऑन 2 बाय 1, ऐसे ही एरो मैं यहां पर लगाऊंगा।
आई बात समझ में? और r तो है ही है डिस्टेंस। अब ये r को अगर मैं लिखूं r1 to 2, r कैप 1 to 2, तो इसका मतलब है ये डायरेक्शन बता रहा है 1 से 2 की तरफ। डायरेक्शन क्या बता रहा है? दिस इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन 1 to 2। सिमिलरली r21 क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन 2 to 1। तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, वेक्टर्स पढ़े हैं आपने, उसमें यूनिट वेक्टर जो आपको किसके बारे में बताता है? डायरेक्शन के बारे में बताता है। क्लियर है? तो लिखें यहां पे अब यहां पे मैं लिखता हूं आपके लिए, दैट इज F12 वेक्टर फॉर्म में लिखना है। दैट विल बी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, होता है डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन देगा? ऐसा यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से देखो, मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं फोर्स जो 1 पे लग रही है। कौन लगा रहा है? 2। 1 पे जो फोर्स लग रही है 2 की वजह से, उसकी डायरेक्शन क्या है? ऐसे। और ये कौन सी डायरेक्शन है? 2 to 1। तो यहां पे मैं लिखूंगा r कैप 2 to 1। तो ये पूरा क्या बन जाएगा मेरा? ये पूरा मेरा बन गया अब वेक्टर फॉर्म इसका। समझ में आई बात? तो अगर अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं K Q1 Q2 मैं R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। सो जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, तो ये हो जाएगा आपका R क्यूब। लेट मी चेंज द। और जब आप यूनिट वेक्टर से R मल्टीप्लाई कर दोगे यहां पे, R कैप 2 to 1, और ये जो मैं R यहां पे जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा वेक्टर बन जाएगा। दिस विल बी K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R21। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये इस तरीके से आपका ये जो है ये वेक्टर फॉर्म अभी बन गया। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं, बस हमने मैग्नीट्यूड, ये तो करा ही है आपने अभी कूलम्स लॉ कितना हमें फोर्स देता है, उसके साथ आपने वो डायरेक्शन मेंशन कर दी कि इस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही है। तो डायरेक्शन हमने डिसाइड कैसे किया? बस यहां से फोर्स ऑन 1/2 इस डायरेक्शन में 2 to 1, तो R21 हमने यहां लगा दिया, उसको बना के हमने वेक्टर फॉर्म में इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया। जस्ट नोट इट डाउन। अब पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में अगर मुझे इसको लिखना हो, देखना ध्यान से, पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि यहां पे मेरा Q1 चार्ज है, यहां पे मेरा Q2 चार्ज है। Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है? R1। Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है मेरा? R2। तो अब मुझे निकालना है R2 to 1। दैट मीन्स ये कैलकुलेट करना है, ये ऐसे। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है मुझे? दिस इज R21। R21 मतलब दिस R2 प्लस दिस R21 विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट R1। ये आप वेक्टर्स में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ये R2 ये R21 ये किसके इक्वल होगा? R1 के। तो R21 किसके इक्वल हो गया बेटा यहां पे? दैट इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो क्या मैं इस R21 को लिख सकता हूं R1 माइनस R2? सो दिस विल बी K Q1 Q2 अपॉन, ये लिखते हैं अभी, R21 को लिख सकता हूं मैं R1 माइनस R2। और ये एक्चुअली क्या है? R इसका मैग्नीट्यूड है। तो R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना हो तो मैं उसके बाहर क्या लगा दूंगा? मॉड, फिर उसका कर दो आप क्यूब। तो ये पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में आप फोर्स को ऐसे लिखोगे, वेक्टर की फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने वेक्टर की फॉर्म में और पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में इसको हमने कैसे लिखा। अब नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि दो चार्जेस पड़े हुए हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। अगर Q1 Q2 पड़े हैं दोनों चार्जेस, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे।
कहां से पता लगा? कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ ने हमें यही तो समझाया है कि इफ देयर आर टू चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, पॉइंट स्टैटिक चार्जेस होने चाहिए, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। हमने उसका पूरा एनालिसिस कर लिया। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे पास एक चार्ज है Q1 और एक है मेरे पास चार्ज Q2, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अब एक चार्ज आ गया तीसरा Q3। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस Q3 के आने से जो फोर्सेस Q1 Q2 एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, अनलाइक मान लेता हूं मैं इनको, तो ये जो दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, क्या वो फोर्सेस इस Q3 के आने से चेंज होंगी या नहीं होंगी? सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो। My question is, if you place Q3 charge in the neighborhood of these two charges, then the force which these two charges are applying on each other, whether they will change or not, क्या वो चेंज करेंगी या वो चेंज नहीं करेंगी? तो आंसर इसका बेटा ये है कि जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है वो कभी भी चेंज नहीं करती किसी तीसरे चार्ज के आने की वजह से। दैट मीन्स जो कूलम्स लॉ हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता है, इट इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन। टू बॉडी इंटरेक्शन, तो कहने का मतलब है Q1 Q2 का पेयर जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है वो सेम ही रहेगा, पर हां इस Q3 के आने की वजह से Q1 का एक पेयर इसके साथ भी बन जाएगा, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। इस Q3 का Q2 के साथ भी बन जाएगा, तो ये आपस में लगाएंगे। पर इंडिविजुअल जो पेयर है Q1 Q2 का, Q1 Q3 का, Q2 Q3 का, हमेशा एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स ही लगाता रहेगा, चाहे आप इसके ऊपर 50 पार्टिकल और रख दो आसपास। तो गिवन पेयर जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, इररिस्पेक्टिव आसपास कितने चार्जेस पड़े हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन, Q1 Q2 दो चार्जेस पड़े थे, इस Q3 के आने से क्या Q1 पे लगने वाली फोर्स चेंज होगी या नहीं होगी? इस Q3 के आने से Q1 पे लगने वाली फोर्स चेंज होगी या नहीं होगी? तो आंसर इसका है चेंज होगी, क्योंकि अब मैं इंडिविजुअल चार्ज की बात कर रहा हूं। तो अब इस Q1 के ऊपर ये Q2 तो फोर्स लगा ही रहा था अपनी तरफ, और अगर ये भी आपके अनलाइक चार्जेस हुए तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो Q1 के ऊपर तो दो फोर्सेस लग रही है ना, एक इधर को और एक इधर को, तो दैट मींस इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर तो फोर्सेस चेंज हो जाएंगी, पर जो गिवन पेयर है Q1 Q2 का पेयर है, Q2 Q3 का पेयर है, Q3 Q1 का पेयर है, ये जो चार्जेस के जो पेयर हैं इनके बीच में लगने वाली फोर्स कभी भी चेंज नहीं होती। और चेंज क्या होता है? इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स। सो दैट मींस अगर मैं इसके आसपास 100 चार्जेस रख दूं तो वो 100 के 100 इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और वो सारी फोर्सेस ऐड हो जाएंगी। अगर मैं इसके आसपास या इसके आसपास में अगर 200 चार्जेस रख दूं तो वो 200 के 200 इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और वो सारी फोर्सेस ऐड हो जाएंगी। दैट मींस यहां पे क्या वैलिड हो गया, क्या यूज हो गया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब एक चार्ज के ऊपर लगने वाली डिफरेंट फोर्सेस को आप ऐड कर सकते हो और एक नेट फोर्स बता सकते हो कि उस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट राइट इट डाउन। टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो कूलम्स फोर्स इज अ टू बॉडी इंटरैक्शन। That is presence of other charges does not affect
the force interaction between given pair of charges, but force on इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on charge. This is principle of सुपरपोजिशन। तो अगर मेरे पास कोई चार्ज है 1, तो F1 फोर्स ऑन चार्ज 1 इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन 1 बाय 2, फोर्स ऑन 1 बाय 3, या यहां पे हम नॉट ले लेते हैं, O चार्ज है मेरे पास, तो फोर्स ऑन O चार्ज बाय 1, फोर्स ऑन O चार्ज बाय 2, ऐसे करते 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 फोर्स ऑन O बाय n। समझ में आई बात? तो कोई चार्ज Q नॉट है मेरे पास, तो F नॉट जो फोर्स उसके ऊपर लगेगी दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस विच ऑल दीज 1 2 3 4 अप टू n चार्जेस एक्सर्ट ऑन दैट Q नॉट चार्ज। आई बात समझ में? तो इसको फर्दर हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? So this is F naught is equal to K Q naught Q1 upon R1 square plus K Q naught Q2 upon R2 square। ये जाएगा कहाँ तक आपका n तक, K Q नॉट क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वेयर। के क्यू नॉट को बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा Q1 अपॉन R1 स्क्वेयर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वेयर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वेयर। ऐसे क्लियर? सो इसको मैं लिख सकता हूं, ये तो चलो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने यहाँ पे, दिस इज द मैग्नीट्यूड ओनली। अब वेक्टर फॉर्म अगर मुझे लिखनी हो इसकी, दिस विल बी के क्यू नॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन क्यू आई अपॉन आर आई, आई इज इक्वल टू 1 to n इंटू आर आई कैप। ये बना। तो अगर मैं 1 की बात करूंगा तो के क्यू नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वेयर इंटू R1 कैप। समझ में आ रही है बात? R2 कैप, तो ऐसे RI कैप बन जाएगा। सो दिस टेल्स यू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर एक गिवन चार्ज है उसके आसपास आपने बहुत सारे चार्जेस रख दिए तो कैसे उसके ऊपर फोर्सेस लगेंगी। आई बात समझ में? ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। मैंने आपके साथ कूलम्स लॉ डिस्कस किया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर फॉर्म उसकी डिस्कस की है। आप कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखो बेटा, वेक्टर्स की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, तभी ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा आपको। एंड आफ्टर दैट आई हैव डिस्कस विद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। न्यूमेरिकल्स जो है मैं इसके साथ अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, बट टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।